अटूट हड्डियां एक वास्तविक उत्परिवर्तन है जो अगर दोहराया गया तो मानवता के भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 8 साल का एक अमेरिकी लड़का दूसरी मंजिल से गिर गया। सभी घबरा गए और जब वे उसकी मदद करने गए तो उन्होंने उसे बिना किसी खरोंच के खड़ा पाया। कई स्कैन करने के बाद इस बच्चे की सभी हड्डियां पूरी तरह ठीक थीं, लेकिन उन्होंने LRP5 जीन में एक परिवर्तन खोजा जो हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को बदलने वाला एक सूक्ष्म त्रुटि है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अधिक घने हड्डियां हैं, लेकिन जितना ज्यादा वे इसका अध्ययन करते गए उतना ही यह देखकर हैरान होते गए कि इस उत्परिवर्तन ने हड्डी की संरचना को कैसे बदल दिया। जिन लोगों को यह बीमारी होती है उनके मांसपेशियां बहुत बड़ी नहीं होती और वे साधारणतया अलग नहीं दिखते, लेकिन जब वे चोट खाते हैं तो शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हड्डी के रेशे अधिक सघन और ठोस हो जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाकी लोगों के विपरीत ये रेशे पुनर्जीवित होते रहते हैं। समय के साथ हड्डियां और भी कठोर हो जाती हैं, लेकिन जो एक विकासवादी लाभ की तरह लग रहा था जल्द ही एक ऐसा दुष्प्रभाव दिखाने लगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर भी संभावना इतनी बड़ी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और यह एक अनिवार्य प्रश्न उठाता है, यदि हम इस उत्परिवर्तन को कॉपी करने में सफल होते हैं तो हम मानव शरीर को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। कई वर्षों से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। कई अध्ययन कुछ आशाजनक संकेत देते हैं। हम उम्र बढ़ने की एक बड़ी समस्या ऑस्टियोपोरोसिस को उलट सकते हैं, जिससे हमारे शरीर मजबूत, स्वतंत्र और यहां तक कि लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इस अद्भुत हड्डी की मजबूती के कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा गया है। उदाहरण के लिए, इस स्थिति वाले कुछ लोगों को भयंकर सिरदर्द या सिर में दबाव होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी खुद की हड्डियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं है। जब सर्जरी या डेंटल इम्प्लांट की आवश्यकता होती है तो डॉक्टरों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हड्डियां इतनी कठोर होती हैं कि पारंपरिक उपकरण उन्हें छेदने में असमर्थ होते हैं। टेट्रोक्रोमैटिज्म। कभी कभी आपने सोचा होगा कि शेर रात में हमसे बेहतर क्यों देखते हैं, या ईगल्स छोटी गिलहरी को किलोमीटर दूर से क्यों देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दृश्य उत्परिवर्तन होते हैं जो इससे भी आगे जाते हैं, और यह हमेशा एक लाभ नहीं होता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक महिला ने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास यह महसूस करने के लिए गई कि उसकी दृष्टि के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि आकाश अलग दिख रहा है, कि रोशनी के रंग उस चीज से मेल नहीं खा रहे हैं जिसे अन्य लोग देखने का दावा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता या कोई दृष्टि भ्रम था, लेकिन कई विशिष्ट परीक्षणों के बाद डॉक्टर तब चौंक गए जब उन्हें व्याख्या मिली। उसकी रेटिना में एक अतिरिक्त प्रकार की कोशिका थी, एक चौथा कोण, जो अधिकांश आबादी में नहीं होता। स्थिति को टेट्रोक्रोमैटिज्म कहा जाता है और यह उसे लाखों रंगों के शेड्स देखने की अनुमति देता है जो अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सचमुच उसका रंग दृष्टि स्पेक्ट्रम अधिक व्यापक है, लेकिन यहीं पर बात जटिल हो जाती है क्योंकि कोई और नहीं देखता जो वह देखती है। वह एक रंग का वर्णन करने की कोशिश करती है और लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। जब वह कहती है कि 2 रंग अलग हैं तो लोग उसे जवाब देते हैं कि वे एक जैसे हैं। वर्षों तक उसने सोचा कि उसकी दृष्टि में कुछ गड़बड़ है, जबकि वास्तव में उसका मस्तिष्क बाकी लोगों की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त कर रहा था। यह दुर्घटना से नहीं होता। माना जाता है कि यह वंशानुगत है और ज्यादातर मामलों में केवल महिलाओं में पाया जाता है। रेटिना में 3 की बजाय 4 प्रकार के कोण होते हैं और रंग के दिमागी प्रसंस्करण में अधिक संवेदनशीलता होती है। परिणाम सुपरदृष्टि नहीं है, बल्कि दृश्य दुनिया का अनुभव करने का एक अलग तरीका है। एक सूर्यास्त सुंदर नहीं दिखता, यह बहुत ज्यादा लगता है। एक पेंट की दुकान रंगीन नहीं होती, यह भारी होती है। और कई बार जो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए वह परेशान कर सकता है। शोधकर्ताओं को अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग इस स्थिति के साथ बिना जाने जी रहे हैं, क्योंकि वे दूसरों के साथ तुलना नहीं कर सकते। कई लोग बस मान लेते हैं कि सभी एक जैसा देखते हैं। हाइपरथिमेसिया मस्तिष्क का ऐसा परिवर्तन है जो आपको जीवन के प्रत्येक विवरण को ऐसे याद रखता है जैसे वह कल ही हुआ हो। हाइपरथिमेसिया वाले लोग तिथियों, वार्तालापों, स्थानों और भावनाओं को लगभग पूरी सटीकता से याद रखते हैं। उन्हें याद रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस उनका मस्तिष्क बिना किसी छानबीन के सब कुछ सुरक्षित रखता है। याद है कि किसी भी 4 जून को कौन सा दिन था, क्या पहना था, कौन सा संगीत बज रहा था और क्या बातें हुई थीं। और वह भी जैसे कोई धुंधली याद नहीं, बल्कि एक सटीक प्रजनन। इसका कारण पूरी तरह से नहीं समझा गया है। मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में असामान्य सक्रियता देखी गई है जो आत्मकथा और भावना से जुड़े हैं, लेकिन सब कुछ लाभ नहीं है क्योंकि उस सटीकता की एक कीमत होती है, कोई फिल्टर नहीं। सबसे दर्दनाक क्षण, हानियां बहसें बार बार उसी तीव्रता के साथ लौटती हैं और समय के साथ ये बोझिल हो जाता है। नींद के जीन का परिवर्तन सभी उत्पादकता तकनीकों से अधिक शक्तिशाली है। कम सोना हमेशा एक समस्या नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए यह सामान्य है,
3 से 5 घंटे प्रतिदिन सोने वाले स्वयंसेवकों पर एक अध्ययन ने अप्रत्याशित परिणाम दिखाए। उन्होंने नींद की कमी के कोई संकेत नहीं दिखाए। वे न थके हुए थे, न चिड़चिड़े थे, न ही भ्रमित थे। इसके विपरीत वे उन लोगों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक काम कर रहे थे जो 8 घंटे सोते थे। वहां बॉस दिखाई दिया। इन लोगों में DC2 जीन में एक उत्परिवर्तन होता है और यह नींद की जीव विज्ञान में झात सबसे रहस्यमय परिवर्तनों में से एक है। यह छोटा सा आनुवंशिक समायोजन प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित करता है जो सर्कैडियन चक्रों को नियंत्रित करते हैं। सरल शब्दों में उनके शरीर को वही करने के लिए कम नींद की आवश्यकता होती है। 4 घंटे की अच्छी नींद और सिस्टम तैयार है। दिन में नींद आने या थकान जमा होने की कोई बात नहीं। यह उत्परिवर्तन क्या करता है? यह गहरी आराम की पूरी प्रक्रिया को संकुचित कर देता है, जिससे शरीर को अन्य लोगों की तुलना में आधे समय में पुनर्जीवित करने की अनुमति मिलती है। उनमें हल्की नींद कम होती है, अधिक पुनर्स्थापनात्मक नींद होती है और वे इसे अधिक कुशलता से वितरित करते हैं। बाहर से वे अत्यधिक सक्रिय दिखते हैं। वे अपने आप जाग जाते हैं। उन्हें अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं होती और जब अन्य लोग दिन की शुरुआत करते हैं तब तक वे कई कार्य पूरे कर चुके होते हैं। लेकिन यह भी एक समस्या बन सकती है, क्योंकि लगातार उच्च प्रदर्शन का यह स्तर नशीला हो सकता है। कई लोग इस उत्परिवर्तन के साथ वर्षों तक पता नहीं लगा पाते कि उनके पास अनिद्रा या चिंता नहीं है। बस उनका शरीर बाकी लोगों की तरह इतना समय अलग रहने की जरूरत नहीं रखता। CIPA। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द, जलन, फ्रैक्चर या कट महसूस नहीं होता। वे पसीना भी नहीं बहाते, भले ही उनके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाए। इस स्थिति को CIPA कहा जाता है, जो एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जो 2 बुनियादी प्रणालियों को निष्क्रिय करता है: शारीरिक क्षति को पंजीकृत करने की क्षमता और तापमान नियंत्रण तंत्र। सबसे मुश्किल बात यह है कि वर्षों तक यह पता नहीं चलता। एक बच्चा गिरता है और रोता नहीं है, जलता है और प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह सब दर्द सहनशीलता लगती है जब तक कि संक्रमण, टूटी हड्डियां और अत्यधिक बुखार प्रकट नहीं हो जाते बिना किसी के देखे। क्योंकि दर्द, हालांकि कष्टप्रद, एक चेतावनी संकेत है और उस संकेत के बिना सब कुछ लगातार निगरानी पर निर्भर करता है। हर दिन शरीर की जांच करना, छोटों के लिए सतर्क रहना जो दर्द नहीं करते, उन घावों के लिए जो चेतावनी नहीं देते। CIPA के साथ जीना मजबूत होना नहीं है। यह नहीं जानना है कि आपका शरीर कब खतरे में है, क्योंकि यह बस आपको नहीं बताता है। सुपर टेस्टर का उत्परिवर्तन। कुछ खाद्य पदार्थ पहले निवाले से ही अस्वीकृति उत्पन्न करते हैं, न तो बनावट के कारण और न ही पूर्वाग्रह के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक असामान्य संवेदी प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। कुछ लोगों में TS2R53 जीन का एक प्रकार स्वाद के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देता है। इस समूह को सुपर टेस्टर के रूप में जाना जाता है। इन्हें अन्य लोगों के लिए अनदेखे रह जाने वाले यौगिकों का पता लगाने के लिए अधिक छकने की जरूरत नहीं होती। समस्या यह है कि यह संवेदनशीलता बिना किसी फिल्टर के आती है। सब कुछ अधिक तीव्रता के साथ आता है। ब्रोकोली, काली चाय, यहां तक कि कुछ मिठास देने वाले पदार्थ, उनके लिए रोजमर्रा का खाना अधिक चरम के रूप में महसूस होता है। और हालांकि यह एक फायदा लग सकता है, व्यवहार में कई विकल्प असुविधाजनक या अप्रिय हो जाते हैं। स्वाद ग्रंथियां विचार से पहले प्रतिक्रिया करती हैं और इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। जब अन्य लोग इसका आनंद लेते हैं तो यह कहना कि कुछ अजीब स्वाद का है दूरी पैदा करता है। और भले ही उनकी स्वाद ग्रहण क्षमता तकनीकी रूप से बेहतर है, दैनिक अनुभव अधिकतर सीमित होता है। मच्छरों के प्रति प्रतिरक्षा। जब आप गर्मियों में मच्छरों द्वारा खाए जा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अनंत प्रतिकारक होता है। यह जो भाग्य लगता है, इसका एक आनुवंशिक स्पष्टीकरण है। ABCC11 नामक जीन का एक रूप शरीर द्वारा पसीने के माध्यम से छोड़े गए रासायनिक यौगिकों के प्रकार को बदल देता है। सरल शब्दों में, ये लोग मच्छरों को आकर्षित करने वाला संकेत नहीं छोड़ते। उनके लिए ये लोग अनदेखे रहते हैं। वे बेहतर नहीं सूंघते, बस अलग सूंघते हैं। और भले ही उन्हें पता ना हो, उनका शरीर इस तरह की गंध के प्रोफाइल के साथ काम कर रहा है जो इतना घटा हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक जैव रासायनिक अदृश्यता का क्षेत्र है, जबकि बाकी सब मच्छर भगाने वाले से लथपथ होते हैं। वे बिना एक भी कांटे एक वर्षावन को पार कर सकते हैं। कुछ आबादी में इसे कम शरीर की गंध और एक अलग प्रकार के कान के मैल से भी जोड़ा जाता है। सूक्ष्म बदलाव, लेकिन जो एक जैविक प्रणाली के बारे में बताते हैं जो अनदेखा रहने के लिए प्रोग्राम की गई है। स्प्रिंट का जीन। कुछ शीर्ष एथलीटों में एक जीन होता है जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक बार दिखाई देता है। इसे ACTN3 कहा जाता है और यह तेज संकुचन वाली मांसपेशी फाइबर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन कोड करता है जो दौड़ने, कूदने या वजन उठाने जैसे विस्फोटक आंदोलनों के लिए जिम्मेदार होती है। यह सभी में सक्रिय नहीं होता। वास्तव में लगभग 20% जनसंख्या के पास यह प्रोटीन पूरी तरह से नहीं होता है। और हालांकि यह व्यायाम करने से नहीं रोकता है, यह शरीर की पहुंचने वाली प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करता है। जो लोग इस जीन को व्यक्त करते हैं
वे संक्षिप्त और तीव्र प्रयासों में अधिक दक्षता रखते हैं। यह आमतौर पर धावकों, जिम्नास्ट्स और पावर लिफ्टरों में होता है। उनकी मांसपेशियां तुरंत उत्तेजना का बेहतर जवाब देती हैं। शरीर त्वरण के लिए अनुकूलित होता है, लेकिन वही गुण जो विस्फोटकता को बढ़ावा देता है सहन शक्ति में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जहां गति होती है वहां अक्सर दीर्घकालिक दक्षता कम होती है। जिन लोगों को हाइपरोस्मिया होता है उनकी गंध की भावना एक अलग स्तर पर होती है। उनके लिए सब कुछ एक निशान छोड़ जाता है। भोजन, नमी, परफ्यूम, यहां तक कि वे पसीने के प्रकार के माध्यम से भावनात्मक स्थितियों का पता लगाने में सक्षम है। कारण ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बढ़ी हुई संवेदनशीलता में है, जो एक अधिक सक्रिय मस्तिष्क प्रसंस्करण के साथ संयुक्त है। कभी कभी यह आनुवंशिक होता है और अन्य बार यह हार्मोनल या न्यूरोलॉजिकल परिवर्तनों के बाद दिखाई देता है। समस्या यह है कि उस स्तर की धारणा को बंद नहीं किया जा सकता। कई लोग बिना सिर दर्द के इत्र का उपयोग नहीं कर सकते। मेट्रो में यात्रा करना एक कठिन अनुभव बन जाता है, और जो अन्य लोगों के लिए केवल नमी की गंध है, वह उनके लिए ढालना, धूल और खराब तरीके से धोए गए सफाई उत्पादों का एक विशिष्ट संयोजन हो सकता है। ग्रीवा पसली। हर किसी के पास समान संख्या में हड्डियां नहीं होती हैं। कुछ लोग बिना जाने गर्दन के आधार पर एक अतिरिक्त पसली रखते हैं। यह मानव कंकाल के सामान्य डिजाइन का हिस्सा नहीं है और कई मामलों में यह अनदेखा रहता है। लेकिन जब यह बहुत अधिक बढ़ जाता है या गलत स्थिति में बनता है तो यह नसों या रक्त वाहिकाओं को दबा सकता है, जिससे बाजू, कंधे या गर्दन में असुविधा हो सकती है। यह कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और न ही गतिशीलता में सुधार करता है। यह केवल वहां है क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान एक भिन्नता थी, एक छोटा जैविक विचलन जिसे शरीर ने गुजरने दिया और जो कभी कभी वर्षों बाद शोर मचाने लगता है। GRA2 जीन में परिवर्तन मस्तिष्क के डर को संसाधित करने के तरीके को बदलता है। यह बहादुरी या ठंडे खून का संकेत नहीं है। कुछ अध्ययनों में GRIA2 जीन में परिवर्तन के मामलों का अवलोकन किया गया है, जो खतरे की प्रतिक्रिया से संबंधित रिसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं। परिणाम: एक प्रतिक्रिया जो सामान्य रूप से चेतावनी उत्पन्न करने वाली स्थितियों में कम या अनुपस्थित होती है। वे स्थिर नहीं होते, जोखिम से बचते नहीं हैं और न ही इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। बस वे इसे उतनी तीव्रता से महसूस नहीं करते, और यह पूरी तरह से बदल देता है कि वे कैसे निर्णय लेते हैं। यह उपयोगी लग सकता है क्योंकि आज के समय में डर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बिना डर के जीने का मतलब यह भी है कि सीमाओं का पता न लगाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, खतरनाक माहौल में रहना या शारीरिक या सामाजिक जोखिम लेना बिना परिणामों को समझे। डर एक सुरक्षा प्रणाली है, और जब यह बंद हो जाता है तो दुनिया अलग हो जाती है, परंतु यह जरूरी नहीं कि अधिक सुरक्षित हो। डिस्टीचियस कुछ तकनीकी और कम महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह वह कारण है जिसके कारण कुछ लोग पलकों को झपकाते हैं और महसूस करते हैं जैसे उनकी आंखों में पूरे दिन रेत है। यह एक आनुवांशिकी स्थिति है जिसमें पलकों के किनारे पर एक और पलकें उगती हैं। यह एक विरासत में मिली माइक्रो वेरिएशन है जो आमतौर पर FOXC जीन से जुड़ी होती है। साधारण रूप से देखने पर यह एक दिलचस्प सौंदर्य विशेषता लग सकती है, लेकिन यह हमेशा हानिरहित नहीं होती। पलकें का दूसरा समूह कभी कभी अनियमित दिशाओं में या अंदर की ओर बढ़ता है, लगातार आंख की सतह को स्पर्श करता है। यह जलन, लगातार आंसू आना या यहां तक कि कॉर्निया में नुकसान का कारण बन सकता है अगर इसका इलाज न किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इसके साथ वर्षों तक रहते हैं बिना निदान के। उन्हें बस लगता है कि उनकी आंखें अधिक संवेदनशील हैं। डबल हेयर वर्ल। ज्यादातर लोगों के सिर की त्वचा पर एक ही वर्ल होता है, कुछ लोगों के 2 होते हैं, और हालांकि यह सिर्फ एक सौंदर्य विवरण प्रतीत हो सकता है, यह छोटा अंतर एक असामान्य आनुवंशिक संरचना में उत्पन्न होता है। दोहरे मुकुट वाले बालों की वृद्धि का पैटर्न बदल जाता है। यह कोई बीमारी या दोष नहीं है, लेकिन यह बालों को संवारने या टोपी पहनने जैसी सरल चीजों को जटिल बना देता है। बाल विपरीत दिशाओं में बढ़ते हैं, जैसे कि 2 गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक ही क्षेत्र को एक साथ खींच रहे हों। यह निश्चित रूप से नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। इसे आनुवंशिकी से जोड़ा गया है, लेकिन भ्रूण के विकास की कुछ प्रक्रियाओं से भी। कुछ अध्ययनों में इसे मस्तिष्क की ग्रहणशीलता या कुछ आनुवंशिक लक्षणों से जोड़ा गया है। हालांकि कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह दर्द नहीं देता है या स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, फिर भी कई लोग इसे दर्पण के सामने एक दैनिक लड़ाई के रूप में देखते हैं, क्योंकि जितना भी वे कोशिश करते हैं, बाल हमेशा अंत में खुद को 2 बार मोड़ लेते हैं। ऐसी सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और इस अन्य वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।